नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, मनोविज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 11 आज ओपन करने वाले हैं, जो कि संपूर्ण सिलेबस से आपके रहेगा। बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर होने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। निश्चित रूप से आपको पूरा पेपर जो वो जरूर करना चाहिए, और पेपर करने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको चैनल से जुड़ना चाहिए या नहीं। चलिए मित्रों, शुरू कर लेते हैं आज के अपने मॉडल पेपर को बिना समय गवाए। पहला आपका प्रश्न है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। एक, यह निश्चित क्रम में होता है। दो, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तीन, यह समग्र परिवर्तन का समूह है। और चार, इन परिवर्तनों को मापा जा सकता है। तो मित्रों, विकास के संबंध में जो सही नहीं है वो बताना है। तो देखिए, परिवर्तनों को मापा नहीं जा सकता, इनको महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन मापा नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 मित्रों इसका सही उत्तर होगा। कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन 4 सही होगा आपका। अगला आपका प्रश्न है कि स्व वास्तविकीकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। मैस्लो ने, मेनिनंजर ने, वेबस्टर ने या स्किनर ने। तो स्व वास्तविकीकरण, जिसको आत्म अनुभूति भी बोलते हैं, जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया गया मैस्लो के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आपका रहेगा। मैस्लो की अवधारणा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गिलफोर्ड ने बुद्धि को जिन 3 वर्गों में विभक्त किया उसमें सम्मिलित नहीं है। विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद और संज्ञान। तो देखिए, विषय वस्तु भी है, संक्रिया भी है और उत्पाद भी है, लेकिन संज्ञान इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों, थॉर्नडाइक ने बुद्धि संबंधी कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक का बुद्धि से संबंधित कौन सा सिद्धांत है। असत्तात्मक सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत, बालू सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो देखिए, सारी की सारी बिल्कुल सही है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बहुबुद्धि सिद्धांत भी, जो एक प्रकार से थॉर्नडाइक ने बुद्धि संबंधी जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसको बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत भी मित्रों उसको कहा जाता है। ठीक है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत या असत्तात्मक सिद्धांत या मात्रा सिद्धांत या बालू सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत किए गए। ठीक है मित्रों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर जो है वो रहेगा। चलिए अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन द्वारा हल करने का कार्य किस बुद्धि का है। मूर्त बुद्धि का है, अमूर्त बुद्धि का है, यांत्रिक बुद्धि का या सामाजिक बुद्धि। तो यांत्रिक बुद्धि का संबंध है या किसका है, तो देखिए प्यारे साथियों, यांत्रिक बुद्धि और आपकी मूर्त बुद्धि, इसको थॉर्नडाइक ने एक ही कहा है लगभग। ठीक है, और अमूर्त बुद्धि जो है उसका संबंध रहेगा चिंतन मनन द्वारा हल करने से संबंधित, यानी समस्या का समाधान अगर चिंतन मनन के द्वारा हो रहा है, यानी कि अमूर्त बुद्धि का उपयोग किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 मित्रों इसका आंसर आपका रहेगा। चलिए साथियों, अगला आपका प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुसंधान में परिणामों का प्रयोगकर्ता होता है शोधकर्ता, पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक या विद्यालय के छात्र। तो परिणामों का जो जो अपने को क्रियात्मक अनुसंधान अपन ने किया उससे जो जो भी अपने को परिणाम मिले, उन परिणामों को प्रयोग कौन करेगा प्रयोग। ठीक है उन परिणामों का प्रयोग कौन करेगा, तो वह शोधकर्ता ही करेगा, जिसने शोध किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर मित्रों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान है समस्या का चयन, तथ्य संग्रह विधियां, 3 योजना का क्रियान्वयन और चौथा है उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सारे ही इसके चरण हैं ये, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर रहेगा। चलिए मित्रों, अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार है संवैधानिक, वैधानिक, कानूनी या गैर वैधानिक। तो देखिए, शिक्षा का जो अधिकार है वो आपका एक संवैधानिक आपका अधिकार अभी बना दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 8 में 1 सही रहेगा, संवैधानिक। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न, आदत समाज का विशाल चक्र और उसकी परम श्रेष्ठ संरक्षिका है, यह कहा है। रोस्टर ने, क्लेपर ने, जेम्स ने या ड्रेवर ने। तो देखिए मित्रों, इसका उत्तर जो रहेगा वो रहेगा जेम्स ने। जेम्स ने क्या कहा है कि आदत समाज का विशाल चक्र और उसकी परम श्रेष्ठ संरक्षिका है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। एक नया कथन है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है अगर याद नहीं रहता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, टोरेंस के परीक्षणों में मापन किया जाता है निरंतरता व लोचनशीलता का, और दूसरा ऑप्शन है लोचनीयता,
व मौलिकता का, तीसरा ऑप्शन है मौलिकता व विस्तार का, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए टॉरेंस ने जो एक प्रकार से आपके जो परीक्षण दिए हैं उनके द्वारा निरंतरता का मापन भी हो सकता है, लोचनीयता का भी हो सकता है, मौलिकता का भी हो सकता है और विस्तार का भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल ठीक उत्तर इसका रहेगा। चलिए अगला आपका प्रश्न, शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में तो बिल्कुल नहीं होता है, बाल्यावस्था, और उसके बाद में आपका किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो देखिए शर्म और गर्व जैसी भावना का जो विकास होता है वो किस अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था में होगा मित्रों। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही आंसर इसका रहेगा। अगला प्रश्न, ऐसे बालक जिनका प्रमुख कार्य शिक्षक तथा कक्षा के छात्रों को परेशान करना है वो कैसे बालक हैं आपके? तो निश्चित रूप से वो समस्यात्मक बालक ही होंगे। चलिए अगला आपका प्रश्न, बाल अपराधी के उपचार की विधि नहीं है, वातावरणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि या अधिगम की विधि? तो देखिए मित्रों इसका जो उत्तर रहेगा वो आपका क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा अधिगम की विधि। ठीक है, अधिगम की विधि यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। क्योंकि देखिए वातावरण में बदलाव करके मतलब वातावरण को थोड़ा सा सुधार करके या बदलाव करके अपन जो है वो बच्चे की मानसिकता में बदलाव थोड़ा बहुत ले करके आ सकते हैं, उसके आसपास के माहौल को ठीक करके भी ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विधि निश्चित रूप से बाल अपराधी के उपचार की विधि रहेगी और मनोविश्लेषणात्मक विधि भी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 मित्रों इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा का स्वरूप है विशिष्ट कक्षाएं, अपनी देखभाल, प्रशिक्षण, व्यक्तित्व शिक्षण और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सारे बिल्कुल ठीक हो, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखिए साथियों बहुत अच्छे प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न बनने योग्य हैं परीक्षाओं में, तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, किस अवस्था में प्रवेश करने के समय तक बालक स्थायी नैतिक सिद्धांतों का निर्माण कर लेता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था? तो इसका आंसर रहेगा उत्तर किशोरावस्था। किशोरावस्था यानी कि पूर्व किशोरावस्था में एक प्रकार से अपन देखें, चूंकि यहाँ पे वैसे तो किशोरावस्था आंसर होता है लेकिन उत्तर किशोरावस्था दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसमें क्या है कि उत्तर किशोरावस्था यानी कि 15 वर्ष से आगे की जो अवस्था है, 16 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक की या 19 वर्ष तक की जो उम्र है वो उत्तर किशोरावस्था के अंतर्गत अपन मानते हैं। ठीक है, तो वहाँ तक जो किशोर है वो अपने स्थायी नैतिक सिद्धांतों का निर्माण वो कर लेता है पूर्व किशोरावस्था में या बाल्यावस्था के लास्ट से प्रारंभ करके जो वो निर्माण इनका कर लेता है उत्तर किशोरावस्था तक। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला आपका प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत या उपयुक्त सभी? तो मित्रों ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर भी आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सारे के सारे सिद्धांत हैं। अगला आपका प्रश्न है कि कलाकार के हाथ में यह एक साधन है जिससे वह पदार्थ यानी कि शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो किसको बोला गया? स्कूल को में ढाल सके। कथन किसका है? तो मित्रों ये पाठ्यक्रम का जो कथन है, सिलेबस का जो पाठ्यक्रम से संबंधित जो कथन है वो है आपका कनिंघम का। तो कनिंघम से कलाकार शब्द याद रखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर 1 मित्रों सही होगा, कनिंघम से कलाकार। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई? कनिंघम की हो गई। ऑप्शन नंबर 1 मित्रों सही उत्तर है। और इससे प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि कनिंघम ने पाठ्यक्रम के लिए अपने डेफिनेशन में कलाकार किसको कहा है? शिक्षक को कहा है, छात्र को कहा है या पाठ्यक्रम को कहा है? तो शिक्षक को कलाकार साथियों कहा गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न, किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? एक बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना। तो प्रतिबंध नहीं कर सकते अपन, तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा भी देख लीजिए, बच्चे के विचारों का सम्मान, तो ये तो कर सकते हैं। बच्चे की जिज्ञासा को संतुष्ट करना, ये तो जरूर करना चाहिए। अगला, बच्चे को अपूर्व चिंतन की दिशा में ले जाना। ठीक है, अपूर्व चिंतन यानी कि एक प्रकार से आपका अमूर्त चिंतन जिसको अपन बोले हैं ना, तो ये भी सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो मित्रों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, 1 मिनट, थोड़ी सी समस्या, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। हाँ, 19वां आपका प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009
के तहत पहली से पांचवी कक्षा के लिए कितने कार्य दिवस होने चाहिए? कितने कार्य दिवस मित्रों होने चाहिए? तो पहली से पांचवी के लिए बात की जा रही है, तो पहली से पांचवी के लिए 200 घंटे एक प्रकार से होनी चाहिए। 200 कार्य दिवस, 200 घंटे नहीं, सॉरी, 200 कार्य दिवस होने चाहिए पहली से पांचवी तक की कक्षा के लिए। अगर पहली से छठी से लेकर आठवीं तक की कक्षा की बात की जाए तो 220 जो है वो कार्य दिवस होने जरूरी हैं। ये RTE 2009 के अनुसार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो पहली से पांचवी पूछा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 लागू किया गया। इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी किलोमीटर की पैदल दूरी की सीमा में विद्यालय स्थापित करना अनिवार्य है? तो मित्रों इसका सही उत्तर था आपका 1 किलोमीटर। ठीक है, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों के लिए कितने किलोमीटर की पैदल दूरी के लिए? तो 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होना चाहिए, और 6 से 8 के लिए आपका 2 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होना चाहिए। 1 से 5 पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा। चलिए अगला आपका प्रश्न, सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बालक किस योग्यता को अर्जित करता है? सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करना, सामाजिक प्रतिगमन, प्रभुत्वशाली व्यवहार, और 4 है सामाजिक सहभागिता। तो देखिए सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बालक किस योग्यता को अर्जित करेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार, यानी एक प्रकार से जैसी स्थिति उत्पन्न हो उसके अनुसार व्यवहार करना बच्चा इसमें सीखता है। बिल्कुल सही ऑप्शन यही आपका रहेगा, बाकी सारे इसी में आ जाएंगे। अगला आपका प्रश्न है, विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए निम्न में से क्या नहीं करेगा? कठोर दंड देकर कार्य करवाना, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसको। आगे देख लीजिए कि मतलब उपयुक्त सभी वगैरह तो नहीं है, अगर वो नहीं है तो फिर पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर मित्रों रह जाएगा, क्योंकि दंड नहीं दिया जा सकता। अगला आपका प्रश्न कि बाल अपराध का सामाजिक कारण क्या है? जन्मजात संवेगात्मक अस्थिरता, निम्न बुद्धि लब्धि, माता पिता का मानसिक असंतुलन, और 4 है विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। तो मित्रों इसका रहेगा माता पिता का मानसिक असंतुलन जो है वो सामाजिक कारण है बाल अपराध का। बाकी संवेगात्मक अस्थिरता तो ये तो संवेगात्मक कारक है, एक प्रकार से नैतिक कारक भी इसके अंतर्गत इसको मान सकते हैं। और बुद्धि लब्धि ये मानसिक कारक है, विशेष प्रकार की शारीरिक रचना यह आपका एक किस प्रकार का कारक हो जाएगा? आपका शारीरिक कारक हो जाएगा। अपने को पूछा सामाजिक कारण, तो सामाजिक में माता पिता का मानसिक असंतुलन सामाजिक कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका 3 बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आपका रहेगा। चलिए मित्रों अगला आपका प्रश्न है कि आगमन विधि में बालक अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य, या विशिष्ट से विशिष्ट की ओर? तो मित्रों आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर हुआ जाता है, तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए मित्रों अगला आपका प्रश्न, डायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पुस्तक किसकी है? कुर्ट लेविन की है, गिलफोर्ड की है, क्रेसमर की है, या जे पांडे की है? तो मित्रों ए डायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी जो पुस्तक है वो आपकी साथियों कुर्ट लेविन की पुस्तक, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। वहीं अगर बात की जाए गिलफोर्ड की पुस्तक की, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जनरल साइकोलॉजी। ठीक है, जनरल साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो किसकी है? आपकी जनरल साइकोलॉजी पुस्तक आपकी गिलफोर्ड की है। भाई क्रेसमर की बात की जाए तो इन्होंने फिजिक एंड करेक्टर नामक पुस्तक लिखी। जे पांडे ने पुस्तक लिखी साइकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, साइकोलॉजी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जे पांडे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा मित्रों इनको, पुस्तक वगैरह से भी जो वो प्रश्न बन जाता है कि ये पुस्तक किसकी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। 1 संदेही संकालु स्वभाव के तथा एकांत प्रिय होते हैं। दूसरा दूसरों के साथ हंसी मजाक में भाग लेना पसंद नहीं करते, तो दोनों ही ठीक हैं। तो तीसरा कम बोलने वाले तथा लज्जाशील होते हैं, यानी लज्जाशील यानी शर्म इनको आती है। दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास नहीं करते। ठीक है, लाला चौपड़ी करने का कार्य नहीं करते ये लोग। तो ऐसे बच्चे कौन से होते हैं? ये आपके अंतर्मुखी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 मित्रों आपके 26 के प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, यह किसकी डेफिनेशन है? तो मित्रों ये जो डेफिनेशन है ये आपकी रहेगी बोरिंग की। वातावरण के साथ
सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, बोरिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, व्यक्ति जब बोरिंग बना लेता है खेत में या बोरिंग मतलब अपने देसी भाषा में बोरिंग करने का मतलब होता है एक प्रकार से उसमें कुआं खोद लेना और आपका पानी वगैरह से एक प्रकार से प्राप्त करना, है ना। तो खेत में जब अगर बोरिंग कर लेगा व्यक्ति तो निश्चित रूप से वहाँ फिर वो क्या कर लेगा, स्थायी समायोजन उस वातावरण के साथ कर लेगा। तो इस प्रकार से भाषा परिभाषा को मैंने याद करवाया था आपको। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। ऑप्शन नंबर आपका जो 4 बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन बोरिंग। ठीक है मित्रों, अगला आपका प्रश्न, सीखने के प्रतिफल में क्या सम्मिलित है? सीखने के प्रतिफल में क्या सम्मिलित है? आपके सामने ऑप्शन है। हाँ जी, ऑप्शन 1 है बच्चों का किस प्रकार का सीखना आवश्यक है, वे मापदंड जिनसे सीखने को मापा जा सके। 3, सीखने के प्रतिफल संरक्षक विद्यमान प्रबंधन समिति के सदस्यों, राज्य स्तर के शिक्षा अधिकारियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के प्रति सतर्क और जिम्मेदार बनाता है। तो सारी बातें बिल्कुल सही हैं सीखने के प्रतिफल के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नया टॉपिक है, प्रश्न निश्चित रूप से इससे बनेगा और आसान प्रश्न ही आएगा, बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? 1, किसी बालक से दिए गए विषय वस्तु पर विचार प्रस्तुत करवाना। 2, समूह चर्चा का आयोजन करवाना। 3, 1 या 2 छात्रों से प्रतिवेदन तैयार करवाना। या 4, 1 छात्र से निष्कर्ष प्रस्तुत करवाना। तो मित्रों जो इसका ठीक उत्तर रहेगा वो रहेगा समूह चर्चा का आयोजन। ये ज़्यादा सही आंसर आपका रहेगा। भाई अपने को तर्क शक्ति का विकास करना है तो समूह चर्चा जब बच्चे आपस में करेंगे तो ये ज़्यादा शायद सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 मित्रों इसका सही आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला आपका प्रश्न, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध की पंक्तियों से होता है? सभ्यता एवं प्रगति, सभ्यता एवं संस्कृति, सभ्यता एवं समाज और सभ्यता और विद्यालय। तो मित्रों इसका आंसर आपका क्या रहेगा? एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध की पंक्तियों से होता है? तो वो होता है आपका सभ्यता एवं प्रगति। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही इसका आंसर रहेगा। तो मित्रों ये थे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, और उम्मीद करता हूँ आज का मॉडल पेपर आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और जो साथी नए हैं चैनल के ऊपर वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। बेल आइकॉन को प्रेस करने के बाद जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है मित्रों, चलिए मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। और अभी 9 बजे आपका आज जो वो साइंस का आपका टॉपिक वाइज मॉडल पेपर आएगा उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर करें, बहुत ही शानदार प्रश्न है वो भी। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।